नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पेनाज त्यागी। क्या जेनजी कल झारखंड में दूसरा विकेट गिराने वाले हैं? रांची में कल जेनजी छात्रों का विधानसभा मार्च है। छात्रों को स्टेडियम से निकलकर सड़क पर आने से रोकने के लिए हेमंत सोरेन सरकार अपनी कमर लगातार झुका रही है। सोरेन सरकार आज ईडी से जांच कराने पर राजी हो गई, लेकिन वो सीबीआई से जांच कराने को तैयार नहीं, जबकि रांची के जेनजी छात्र सीबीआई जांच की मांग पर समझौता करने के मूड में कतई नहीं। इधर यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जेनजी को दूसरा वैकल्पिक रास्ता दिखाया। कांवड़ यात्रा के बीच में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। जेनजी राष्ट्रवादी हैं या आंदोलनकारी हैं? इस सवाल का जवाब आने वाले कई चुनाव तय कर देंगे। जेनजी के माहौल में नेशनलिस्ट फ्लेवर मिला दिया गया है। 15 अगस्त से पहले तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी ने अपने जेनजी को आगे कर दिया है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, जयपुर में भजन लाल शर्मा, भोपाल में मोहन यादव, संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान और कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी तिरंगा ध्वज लेकर बीजेपी का हर बड़ा नेता सड़क पर उतर गया है। बीजेपी ने अपनी फुल फोर्स मैदान में उतार दी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपनी बुलेट पर तिरंगा बांध लिया है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी तिरंगा मैराथन करा रहे हैं। शिमला में भी बीजेपी ने तिरंगा को थीम बना लिया है। यहां तक कि नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में भी बीजेपी सरकार ने तिरंगा यात्रा निकाली। जयपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अलग से तिरंगा को लेकर मार्च किया। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा को योगी आदित्यनाथ ने लीड किया। सीएम, डिप्टी सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स और यूपी बीजेपी के तमाम बड़े नेता लखनऊ में सीएम योगी के साथ तिरंगा लेकर मार्च करते नजर आए। हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा विशुद्ध रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थॉट है। युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना भरने का यह मोदी वाला आइडिया है। बीजेपी तिरंगा यात्रा में विशेष करके नौजवानों को उतारती है। तिरंगा बाइक रैलियों में यूथ को शामिल किया जाता है। जेन जी वाले माहौल में बीजेपी अपने यूथ को आगे कर रही है, साथ ही इसमें नेशनलिज्म का फ्लेवर भी मिला रही है। हर घर तिरंगा के संकल्प के साथ, हर घर तिरंगा के इस मंत्र के साथ, तिरंगा के मंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको भी अधिकार दिया है। तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव हो, लेकिन उसके कोड में संशोधन करते अनिवार्य कर दिया है कि आप अपने घर में पहना सकते हैं। पहले कांग्रेस के समय में इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी, कोर्ट में जाना पड़ता था, मान्य न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी, तब हम लोग तिरंगा अपने घर में लगा पाते थे। लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को आजादी दी कि नहीं, अपने आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को आप भी अपने घर के ऊपर लगाएं। और ये भारत का स्वाधीनता दिवस के पूर्व ये तिरंगा यात्रा उसी का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। जेन जी का पहला चुनावी टेस्टिंग ग्राउंड उत्तर प्रदेश ही बनने वाला है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद 13 करोड़ 30 लाख वोटर बचे हैं। इनमें से 18 से 29 साल एज ग्रुप में 2 करोड़ 80 लाख वोटर हैं। ये जेन जी वाले वोटर हैं। परसेंटेज टर्म में बताएं तो यूपी में 21% से अधिक जेन जी वोटर हैं। बूथ से बूथ मैनेज करके चलने वाली बीजेपी अच्छे से जानती है कि चुनाव में एक एक वोट का क्या महत्व होता है। 2022 के चुनाव में यूपी की 403 सीटों में से 131 सीटों का फैसला 5% से कम वोट मार्जिन से हुआ था। इन 131 सीटों में से 68 सीटें बीजेपी ने जीती थीं, 47 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थीं और 16 सीटें अन्य पार्टियों ने जीती थीं। अगर 5% वोट भी इधर से उधर हो गए तो सरकार बदल सकती है। वोट के इसी कैलकुलेशन के कारण जेन जी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। राहुल गांधी उसी जेन जी पर फोकस कर रहे हैं। जेन जी के बीच राहुल गांधी को रॉक स्टार जैसा प्रेजेंट किया जा रहा है। लाइट, कैमरा, एक्शन। राहुल के प्रोग्राम में इन दिनों सब कुछ एकदम रील जैसा होता है। नमस्कार।
जंतर मंतर के बाद राहुल गांधी प्रयागराज आए। यहां यूपी के करीब 20 जिलों से कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों को बुलाया गया और राहुल गांधी के प्रोग्राम में शिरकत कराई गई। राहुल ने उनको बताया कि बीजेपी सरकार में जो डिग्री मिल रही है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि उस डिग्री के आधार पर कोई नौकरी नहीं मिल सकती। लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप पढ़ाई करते हो, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हां, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। राहुल गांधी उन्हीं राज्यों में जा रहे हैं जहां बीजेपी की सरकारें हैं और जहां 2029 से पहले विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। छात्रों के बीच राहुल ने पहला कार्यक्रम राजस्थान के कोटा में किया, जहां 2028 में चुनाव है। छात्रों के बीच राहुल ने दूसरा कार्यक्रम उत्तराखंड के देहरादून में किया, जहां मार्च 2027 में चुनाव है। छात्रों के बीच राहुल ने तीसरा कार्यक्रम यूपी के प्रयागराज में किया, यहां भी मार्च 2027 में चुनाव है। प्रयागराज में राहुल गांधी 47 मिनट बोले। इस दौरान राहुल ने 7 छात्रों से सवाल जवाब लिए। क्या राहुल गांधी छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी योगी पर चला रहे हैं? क्या वो जेन जी के सहारे 2027 की फील्डिंग सेट कर रहे हैं? इसका जवाब राहुल गांधी खुद देते हैं। उनकी बातों को गौर से सुनेंगे तो राहुल का पूरा प्लान डिकोड हो जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती। आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए। वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। राहुल गांधी यूथ के बीच वही काम कर रहे हैं जो 24 के चुनाव में उन्होंने दलितों और आदिवासियों के बीच किया था। 24 के चुनाव में राहुल ने संविधान और आरक्षण खत्म करने की बात करके SC/ST समाज में कंफ्यूजन फैला दिया था। अभी राहुल जेन जी के गुस्से को सरकार विरोधी हवा दे रहे हैं। राहुल के पार्टनर अखिलेश जेन जी के मुद्दे पर इतना नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश ने यह जिम्मेदारी राहुल पर छोड़ी है। यह भी कह सकते हैं कि राहुल ने यह जिम्मेदारी खुद से ली है। लखनऊ में अखिलेश और दिल्ली में राहुल, सपा के साथ कांग्रेस का यह पैक्ट हुआ है। योगी आदित्यनाथ इस चीज को समझ रहे हैं, इसीलिए लखनऊ में तिरंगा उठाने के बाद योगी ने आज सीधे कांग्रेस पर वार किया। जो कार्य 1947 के तत्काल बाद होना चाहिए था, राष्ट्रगीत के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति जो भाव होना चाहिए था, आखिर उसे 75 वर्ष और क्यों लगे? कारण था, कुछ लोगों के लिए सत्ता सर्वोपरि थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम का भाव, जिन्होंने हम सबको भारत के प्रतीकों के प्रति, भारत के युवाओं के प्रति
भारत के गरीबों के प्रति, भारत की आधी आबादी महिलाओं के लिए, भारत के अन्नदाता किसानों के लिए भी नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए एक उचित मंच दे करके हम सबके सामने आदर्श प्रस्तुत किया है और उसी आदर्श की अभिव्यक्ति है आज की तिरंगा यात्रा। उत्तर प्रदेश का जेन जी अभी कांवड़ यात्रा में व्यस्त है। आज से तीसरे दिन सावन की शिवरात्रि है। तब तक हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद, नोएडा तक कांवड़िए ही कांवड़िए नजर आ रहे हैं। कांवड़ियों के बीच मोदी और योगी कितने पॉपुलर हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। यूपी में कांवड़ यात्रा पहले भी होती थी, लेकिन तब कांवड़ यात्रा इतनी भव्य नहीं होती थी। यूपी में कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसे वो सीना ठोक कर कहते हैं और लोग मानते भी हैं। कोई पूछे तो इन लोगों से, किसी ने पूछने का प्रयास किया कभी कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन इन्होंने अपने समय में इन्होंने क्या किया था युवाओं के लिए, क्या किया था किसानों के लिए, क्या किया था गरीबों के लिए, क्या किया था इन्होंने महिलाओं के लिए। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद आज धर्मेंद्र प्रधान ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। ओडिशा का संबलपुर धर्मेंद्र प्रधान का चुनाव क्षेत्र है। प्रधान ने वहीं तिरंगा यात्रा निकाली। धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार अपने इस्तीफे की वजह भी बताई है। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने जेन जी को गुमराह कर दिया था, लेकिन यही जेन जी भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। किछि लोक जेन जी नुआ पीढ़ीर पिलामानकु भ्रमित करबा पई चेष्टा करले, किंतु मोर कौनसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नथिला सेबेले। जदि भारत वर्षर नुआ पीढ़ी प्रति वर्ष भारत रे 2 कोटी पिला माने जन्म नियंती, जदि 15 रु 25 वर्ष भितर 10 वर्ष भितर 20 कोटी नुआ पीढ़ीर पिला जा कांध उपरे भारत विश्व गुरु हबो, जा कांध उपरे विश्व कल्याणर दायित्व अछि। धर्मेंद्र प्रधान को जवाब दिया शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने। शिवसेना यूबीटी टूटते टूटते अब बस ठाकरे परिवार और 3 सांसदों की पार्टी रह गई है, लेकिन राउत बयानवीर हैं, वो जवाब देने से पीछे नहीं रहते। जो प्रधान जी है कहां से रिसर्च करके आते हैं। अगर भड़काया गया था तो भड़काने वाला आप ही है ना। जैन जी भड़क गए आपकी वजह से। जिस प्रकार से आपने एजुकेशन मंत्रालय चलाया, नीट के पेपर लीक हो गए, बार बार एग्जाम पोस्टपोन किया गया, तो लोग भड़क ही जाएंगे बच्चे। आप जिम्मेदार है। क्या भड़काया गया? देखो बार बार कोई ये बीजेपी का आरएसएस के लोग बोलता है जैन जी देशद्रोही है, ये बोलता है उनको भड़काया गया। बीजेपी के लोग बोलता है जैन जी टुकड़े टुकड़े गैंग है। एक बार बैठकर एक मीटिंग लीजिए आप लोग, धर्मेंद्र प्रधान जी, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी, फिर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, आरएसएस के प्रमुख, एक बार सब बैठ लीजिए परिवार और तय कर लीजिए जैन जी के बारे में, युवाओं के बारे में उनकी क्या राय है। झारखंड का जेन जी आंदोलन कर रहा है। रांची में पिछले 16 दिन से चल रहे छात्र आंदोलन ने सरकार को झुका दिया है। हेमंत सोरेन सरकार की कमर आधी झुक गई है, पूरी झुकनी बाकी है। कि हमने चोरी पकड़ ली है, नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा।
झारखंड की सोरेन सरकार कह रही है कि उसने छात्रों की 98% मांगे मान ली हैं और जो 2% बचा है उसे सरकार मान नहीं सकती। 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की परीक्षा के रद्द करने के थे, और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। झारखंड में 14वीं जेपीएससी प्री परीक्षा रद्द करने पर सहमति बन गई है। 2023 और 2025 जेपीएससी बैकलॉग परीक्षाओं को भी रद्द किया जाएगा। टीडीपीएल एजेंसी की सभी परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति नहीं बनी। खास तौर पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। झारखंड सरकार ने रिटायर्ड जज की निगरानी में सीआईडी जांच का प्रस्ताव रखा। आंदोलनकारी छात्र टीडीपीएल की सीबीआई और ईडी से जांच कराने पर अड़े हैं। 98% पर बात बन गई, बचा हुआ 2% हेमंत सरकार को भारी पड़ सकता है। हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि हम लोग की जो मांग है सीजीएल परीक्षा रद्द मतलब रद्द, इससे नहीं रुकने वाले। इस मांग के साथ हम लोग वहां से आए। दूसरी बात, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम लिया गया हो, सारा एग्जाम रद्द हो, उसका सीबीआई जांच हो। रात होते होते हेमंत सोरेन सरकार को छोर झुकी और जांच में ईडी को शामिल करने वाली मांग पर राजी हो गई। 14वीं जेपीएससी के घपलों की, गलतियों की, घोटालों की जांच सीआईडी करेगी और साथ में हम ईडी को भी एक आग्रह पत्र देंगे कि ईडी भी इस मामले में जांच में शामिल हो। झारखंड में विकेट गिरने शुरू हो गए। सीआईडी समन मिलने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल संतोष गंगवार ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग से इस्तीफे देने वाले 3 सदस्य हैं डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिमा हंसदा और डॉक्टर जमाल अहमद। पिछले 16 दिनों से झारखंड के जेनजी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। कल 10 अगस्त को ये छात्र विधानसभा घेरने निकलेंगे। रांची पुलिस ने विधानसभा घेराव रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है और रास्तों को कटीली तारों से घेर दिया गया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों से कह रहे हैं कि लाठी गोली का कोई काम नहीं, और वो भी तो जेन जी वाले ही लीडर हैं। हर चीज, हर समस्या का समाधान संवाद से होता है, लाठी गोली डंडा से नहीं होता है। लाठी गोली की आवश्यकता सीमाओं पे होती है, दुश्मनों के साथ होती है। जो देश का दुश्मन है उनके साथ होता है। देश के अंदर रहने वाले लोगों के साथ, अपने घर में लाठी डंडों के साथ किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि नुकसान बहुत होता है। मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पे बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा, और न्याय होते हुए दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे। झारखंड में जेन जी आंदोलन के बीच बीजेपी ने आज तिरंगा यात्रा निकाली। बीजेपी ने इसमें युवा मोर्चे को आगे किया। जो यूथ जयपाल स्टेडियम में धरने पर नहीं बैठा है, तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी उन पर फोकस कर रही है, और जो यूथ धरने पर बैठा है उसे समर्थन देने के लिए बीजेपी ने अपना डेलीगेशन भेजा। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मिले और उन्हें सपोर्ट किया। हमारे झारखंड के बच्चे, हमारे छात्र के आंखों से आंसू बह रहे हैं। मुझे लगता है कि इस सरकार को इन बच्चों के आंखों के आंसू को कीमत पता नहीं है। जिस प्रकार से इस आंदोलन में सरकार राजनीति करने का काम कर रही है, सुना है कि परसों से एनएसयूआई के छात्र
झारखंड छात्र मोर्चा के छात्र अनशन पर बैठे हैं। ये छात्र 15 दिनों से कहां थे? क्यों नहीं अनशन पर बैठे थे? सरकार राजनीति कर रही, तोड़फोड़ की राजनीति करना चाह रही है। झारखंड की जनता भी समझ रही है, झारखंड के छात्र भी समझ रहे हैं। भाई आपको सीबीआई जांच कराने में क्या परेशानी है? झारखंड में 2029 में चुनाव होंगे। 24 के चुनाव में सोरेन की सरकार बच गई थी। छात्रों का गुस्सा अगले चुनाव तक बचा रह गया तो अगली बार हेमंत सोरेन का बचना मुश्किल है। बीजेपी को ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, सारा काम छात्र कर रहे हैं। बीजेपी बस इसे हवा दे रही है। सोशल मीडिया के जरिए हेमंत सोरेन पर टारगेट कर रही है। रांची की जगह प्रयागराज जाने के लिए राहुल गांधी पर अटैक कर रही है। दरअसल जेन जी दो धारी तलवार है। जंतर मंतर पर वो बीजेपी के खिलाफ था, रांची में वो जेएमएम कांग्रेस के खिलाफ है। दरअसल भारत का युवा किसी पार्टी का बंधुआ नहीं है, वो स्वतंत्र ख्याल का है। हर पार्टी उसे अपनी तरफ करने के लिए मैदान में है। जेन जी किधर जाता है, इसका पहला संकेत 2027 में यूपी देगा। 3 दिन पहले मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने जो डिफेंस डील की थी, उसका टारगेट कौन है? यही सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। खुद पाकिस्तान में भी लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर भारत से जंग हुई तो क्या टर्की और सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आएंगे? और अगर इजराइल ने तुर्की पर अटैक कर दिया तो क्या पाकिस्तान इजराइल से सीधी जंग लड़ेगा? इन सवालों के जवाब तो तभी मिलेंगे जब ये हालात बनेंगे। अभी तो बस यही पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब वॉर के लिए बेकरार हैं? धेले का फील्ड मार्शल, भाड़े की फौज, चोरी का एटम बम, इस्लाम की उजली चादर पर यह दाग लगाने वाले पाकिस्तान के मौजूदा तानाशाह आसिम मुनीर ने अपनी फौज को पूरी तरह से आर्मी ऑन रेंट बनाने का फैसला कर लिया है। इसीलिए वो अपने बगल बच्चे शहबाज शरीफ को साथ लेकर हरमैन शरीफ पहुंचे थे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, गलत कह दिया मैंने, सॉरी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब बगल में दबाकर जनाब शहबाज शरीफ साहब को दूसरी बगल में, इसाक डार साहब को तीसरी पीछे पाँव के साथ लटका के, जो डिफेंस मिनिस्टर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब को और जो अता तारड़ साहब हैं उनको लेकर गए हैं। ये क्या करने के लिए गए हैं? उम्रा करने के लिए गए हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए गए हैं? सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया में खबर थी कि इनको क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान के इनविटेशन में गए हैं और फिर इन्होंने एहराम पहना हुआ है, मतलब ये वहाँ पर जो है मौजूद हैं, उम्रा कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी सियासत की और उम्रा की और अशराफिया की रीत है कि आप जाते हैं वहाँ से खबरें आ जाती हैं कि पाकिस्तान के वसीतर मुफाद के अंदर और अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए ये लोग गए हैं, इबादत कर रहे हैं। असल में दुनिया की इकलौती एटमी ताकत पाकिस्तान की फौज को भाड़े पर लेने के लिए एक नया अहद, एक नया करार, एक नया डिफेंस पैक्ट हुआ है। इस ट्राइलैटरल एग्रीमेंट के 3 एंगल में से एक पाकिस्तान है तो दूसरा एंगल है एशिया से यूरोप तक फैला हुआ इस्लामिक मुल्क तुर्की, जिसके पास है नाटो देशों में दूसरी बड़ी सेना। जो है दुनिया में ड्रोन वॉरफेयर का उस्ताद मुल्क। जिसके प्रेसिडेंट रेचप तैयब एर्दोआन 102 साल पहले खत्म हो चुकी खिलाफत को रिवाइव करके 1 अरब 80 करोड़ सुन्नी मुसलमानों के नए सरबराह बनने का ख्वाब देखते हैं। उम्र की 8वीं दहाई की दहलीज पार कर चुके एर्दोआन अपनी सियासी पारी खत्म करने से पहले एशिया और यूरोप को तकसीम करने वाली बॉस्फोरस स्ट्रेट से लेकर साउथ चाइना सी तक तुर्की का लाल झंडा फहराना चाहते हैं।
अर्दवान अपना ये ख्वाब पूरा करने के लिए जब मक्का पहुंचे तो उन्हें वो तारीखी कसर यकीनन सता रही होगी जब सऊदी अरब के मौजूदा डिफैक्टो रूलर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पुरखों ने तुर्की की सल्तनते उस्मानिया से मक्का और मदीना शहरों की कमान छीन ली थी। मगर वक्त का खेल देखिए, कभी जिस हाउस ऑफ सॉर्ड्स ने उस्मानिया सल्तनत के आजाद होने के लिए खूनी जद्दोजहद की थी, उसी सऊद राजवंश के वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे टर्किश प्रेसिडेंट अर्दवान से हाथ मिला रहे हैं। अर्दवान और प्रिंस सलमान ने मक्का में जो करार किया है उसका मकसद भाड़े के सिपाही आसिम मुनीर की फौज को बवक्तो जरूरत अपने काम में लेना है। मक्का में जिस ट्राइलैटरल डिफेंस पैक्ट पर दस्तखत हुए हैं उसका सेंटर पीस है सऊदी अरब। वैसे तो सऊदी अरब मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है, लेकिन इन दिनों सऊदी अरब इस वक्त लेफ्ट, राइट और सेंटर में पिस रहा है। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के किरदार हूती सऊदी अरब की फाइनेंशियल मसल को टारगेट कर रहे हैं। फरवरी में जब ईरान ने अरब देशों पर जवाबी हमले शुरू किए थे तो सऊदी अरब ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके लाल सागर से क्रूड ऑयल और दूसरे पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दिया था। लेकिन अब हूतियों ने लाल सागर से सऊदी अरब का एक्सपोर्ट ब्लॉक कर दिया है और वो सऊदी अरब के तेल के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। न तो अमेरिका बचा पाएगा और न ही तुर्की, और पाकिस्तान के साथ हिफाजती समझौता किसी काम आएगा। हमारे हथियारबंद लड़ाके लगातार सऊदी अरब को निशाना बनाते रहेंगे। सऊदी अरब को हमारे ऊपर हमला करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने अभी तो बहुत सीमित अटैक किए हैं, लेकिन अगर सऊदी अरब बाज नहीं आया तो आगे हमारे मुजाहिद अटैक तेज करेंगे। ऑयल और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट ही सऊदी अरब की असल ताकत है, जिसको पहले ईरान और अब उसके फर्माबरदार हूतियों ने अपने निशाने पर ले लिया है। अपनी हिफाजत के लिए सऊदी अरब पहले अमेरिका की मिलिट्री पावर के भरोसे था, लेकिन जिस ईरान और यमन के हूती बागी सऊदी अरब पर बार बार बेरोक टोक हमले कर रहे हैं, उससे साफ है कि सऊदी अरब के लिए अमेरिका का सिक्योरिटी अम्ब्रेला बेकार साबित हुआ है। अमेरिका ने ना पहले हूतियों से सऊदी अरब की हिफाजत की और ना ही अब कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के साथ बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट भी काम नहीं आया, इसीलिए अब सऊदी अरब ने पुरानी अदावतें भुलाकर अपने रकीब तुर्की को भी एग्रीमेंट में शामिल कर लिया है। वैसे तो अमेरिका इसराइल की वारदातों से हम सब ही वाकिफ हैं, लेकिन एक बात पे इन दोनों का शुक्रिया अदा करना बनता है, और वो ये कि इन लोगों ने, इन मुल्कों ने, इनके अज़ाइम ने मुसलमानों को वो सबक पढ़ा दिया जो इन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म था, लेकिन ये भूले हुए थे। अब वो सबक क्या था कि बताया गया बार बार कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और इत्तेहाद कायम करो, लेकिन मजाल है जो इनमें कोई इत्तेहाद कायम हो, ये हमेशा एक दूसरे की गर्दन काटने पे तुले हुए थे। ये तुर्की और ये सऊदी अरब ये 100 साल पुरानी दुश्मनी का हिसाब ये बराबर कर रहे थे। अब इसके चलते जब सब नज़र आया, आहिस्ता आहिस्ता ख़तरा करीब आया इसराइल की शक्ल में, तो अब इनको जाके सबको समझ आ रही है। तुर्की को भी अब नज़र आ रहा था कि इसके बाद, ईरान के बाद जो इसराइल की नज़रें हैं वो तुर्की की जानिब है, और उसको अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी पुरानी दुश्मनी, पुरानी चपकलश, उसको भुलाना पड़ा जो सऊदी अरब के साथ चल रही थी। ज़ाहिर बात है सऊदी अरब को भी यही ख़दशा और तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, और उसी के चलते उसने भी तुर्की के साथ अपनी पुरानी लड़ाइयाँ ख़त्म करके आगे बढ़ने का सोचा। इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसकी सिर्फ एक डिटेल दुनिया को पता है। अगर सऊदी अरब, पाकिस्तान या तुर्की पर कोई अन्य देश अटैक करता है तो किसी एक देश पर हमला तीनों पर आक्रमण माना जाएगा और तीनों देश मिलकर उस दुश्मन का मुकाबला करेंगे। इसके अलावा इस ट्राइलैटरल डिफेंस डील की कोई और बात दुनिया को पता नहीं है, सब अंधेरे में तीर मार रहे हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो एरिया है ना, ये ग्रे जोन है। ये पहले भी ग्रे जोन थी जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का मुआहदा हुआ था। ये कह दिया गया था अटैक ऑन वन विल बी कंस्ट्रूड एज एन अटैक ऑन द अदर, मगर इसको स्पेल आउट नहीं किया था, बताया नहीं था डिटेल में कि अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा। सिर्फ ये कह के छोड़ दिया गया था, और यही इस मुआहदे के अंदर भी इसको ग्रे जोन में छोड़ दिया गया। अच्छा, अब इसमें क्या ज़रूरत है सऊदी अरेबिया को? टर्की की। टर्की के साथ जो मुआहदा है वो उस पर डिफेंस इक्विपमेंट
और जॉइंट प्रोडक्शन, ये चीज़ें होंगी। ड्रोन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट सऊदी अरेबिया टर्की से लेगा। टर्की की डिफेंस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, और स्पेशली इन ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो मेरा ख्याल है कि जैसे हम भी टर्की से ले रहे हैं और यहाँ बना रहे हैं जो ड्रोन्स, वो टर्किश टेक्नोलॉजी। तो सऊदी अरेबिया विल नॉट डील डायरेक्टली विद टर्की, और उनसे ये ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड अदर सच मिलिट्री इक्विपमेंट वो उनसे लेंगे। तो ये टर्की का रोल। अब ये जो नए सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये हैं कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला होता है किसी ईरानियन ड्रोन का किसी सऊदी फैसिलिटी के ऊपर जी, तो फिर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान और टर्की से क्या इमदाद मांगेगा, क्या मदद मांगेगा, और इन दोनों का क्या रवैया होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरब ने पिछले 1 साल में पाकिस्तान के साथ ये दूसरा बड़ा समझौता किया है। पर सवाल यह है कि क्या पाई को तरसता पाकिस्तान सऊदी अरब के किसी काम आएगा? अगर पाकिस्तान मुश्किल में फंसा, भारत से जंग हुई, तो क्या सऊदी अरब और तुर्की पाकिस्तान की तरफ से लड़ने आएंगे? इजरायल ने तुर्की पर अटैक किया, तो क्या पाकिस्तान उसको बचाएगा? पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें कि पाकिस्तान का तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है सीरियस किस्म का, वो सिर्फ हिंदुस्तान के साथ है। पाकिस्तान एक बड़ी रीजनेबल मिलिट्री मशीन है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी अस्करी ताकत है, और अगर पाकिस्तान का कोई कॉन्फ्लिक्ट जेन्युइन है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान के साथ है। ये और बात है कि पाकिस्तान ने एक खौमखा का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अफगान तालिबान के साथ भी पैदा किया हुआ है, विच इज़ नाइदर हियर नॉर देयर। तो पाकिस्तान का असल मसला जो हिंदुस्तान के साथ, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान जैसी बड़ी अस्करी ताकत और हिंदुस्तान जैसी ताकत के दरमियान कोई जंग हो जाती है, जैसे कि जंग हुई 3.5-4 दिन की, तो उसमें सऊदी अरब का रोल तो यही होगा जिस तरह से रजिया चीखें मारती सड़क के किनारे खड़े होके कि बचाओ बचाओ बचाओ। इसके अलावा सऊदी अरब का तो कोई रोल उसमें हो नहीं सकता। तुर्की का रोल होगा कि वो गम गुस्से का इजहार करेंगे, स्टेटमेंट्स दे देंगे, कोई हो सकता है कहेंगे हम हिंदुस्तान के साथ अपना ट्रेड जो है वो कम करने लगे एंड सो ऑन। ध्यान रखिए कि हिंदुस्तान और तुर्की के दरमियान में तकरीबन गुज़श्ता बरस जो खत्म हुआ, ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ पिछले साल दिसंबर में भी एक डिफेंस एग्रीमेंट किया था। उस समझौते में भी यही कहा गया था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान अब एक दूसरे पर हमले को अपने ऊपर हमला मानेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद हुए इस समझौते का भी पाकिस्तान ने काफी ढोल पीटा था। पर जब ईरान ने सऊदी अरब पर अटैक किए तो पाकिस्तान चुपचाप देखता रहा, बल्कि वो ईरान अमेरिका के बीच दलाल बन गया। इसी तरह जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ओपन वॉर का ऐलान किया तो सऊदी अरब भी महज तमाशबीन बना रहा। तो क्या ये डील सिर्फ सऊदी अरब को यमन के हूतियों से बचाने के लिए हुई है? अगर हम सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के तारीखी रिश्तों पर नजर डालें तो एक अजीब तजाद, एक विरोधाभास, एक कॉन्ट्राडिक्शन साफ दिखाई देता है। तुर्की लंबे वक्त तक मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका तक राज करने वाली उस्मानिया सल्तनत का वारिस मुल्क है। सऊदी अरब उस्मानिया सल्तनत से बगावत करके बना एक मुल्क है जिसकी तारीख बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। दोनों के रिश्ते कभी बहुत अच्छे नहीं रहे। इस्लामिक मुल्कों की क़यादत को लेकर खींचतान अलबत्ता चलती रही है। तुर्की नाटो का मेंबर कंट्री है और उसके पास नाटो की कलेक्टिव डिफेंस गारंटी भी है। 1979 में ईरान में इस्लामिक इनकलाब के बाद अमेरिका ने ऐसी गारंटी सऊदी अरब को भी दी थी, लेकिन वो किसी काम नहीं आई। वहीं पाकिस्तान का आज से 80 साल पहले ना कोई नाम था ना निशान, और आज का पाकिस्तान सिर्फ एक क्लाइंट स्टेट है जो परमानेंट स्टेट ऑफ क्राइसिस में रहता है, उधार की जिंदगी गुजर करता है। पाकिस्तान जो खुद एक मोहताज मुल्क है, उस पर कोई एतमाद करे भी तो कैसे? वो जरूरत पड़ने पर किसी के काम आने लायक नहीं है। शायद यही वजह है कि सऊदी अरब ने जब साल भर के भीतर पाकिस्तान के साथ दूसरी डिफेंस डील की तो इसकी डिटेल्स छुपा ली, क्योंकि प्रिंस सलमान को भी पता है कि रोज उधार मांगने के लिए उनके दर पर खड़े रहने वाले मुनीर और शहबाज किसी लायक नहीं। तीनों देशों की डील की जो एक शर्त सबके सामने है वो बस यही है कि एक देश पर हमला सब पर अटैक माना जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि बिहाइंड द सीन्स इन तीनों ने भी फैसला कर लिया
कि किस किस्म की सिचुएशन के अंदर ये किस किस्म की इमदाद देंगे, ताकि उस वक्त अगर कोई सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई अटैक वो हो या असासों के ऊपर हो ईरान की, तो क्या फिर रवैया होना चाहिए ताकि उस वक्त कन्फ्यूजन ना हो। अभी से ही तय हो गया कि अगर ऐसे हुआ तो ये, अगर ऐसे हुआ तो ये, अगर ऐसे हुआ तो ये, और ये आपस में उन्होंने तय कर लिया है। और मेरा ये ख्याल है ईरान को भी कन्वे कर दिया पाकिस्तान ने, लूप में ले लिया लूप में। अच्छा। कि हमने ये जो किया है, हाँ। ये हमने किया है, ताकि आपको भी पता लग जाए कि रेड लाइंस ऐसी हैं कि वो क्रॉस ना की जाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने आपस में तय कर लिया है और वो किसी को उसका इल्म नहीं होगा, ये सीक्रेट रहेगी। अच्छा। कि किस सूरत में क्या करेगा पाकिस्तान और क्या करेगा टर्की, और किस सूरत में अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान को तो सऊदी अरेबिया किस सूरत में किस किस्म की इमदाद देगा, ये कभी बाहर निकलेगी। अच्छा, ये अंदर की बात रहेगी। मगर जो इंडिया है उसको भी इतला हो जाएगी कि मजबूरियां क्या हैं सऊदी अरेबिया की, और इधर भी इतला हो जाएगी ईरान को भी कि पाकिस्तान की क्या मजबूरियां हैं। अच्छा। तो रेड लाइंस जो हैं वो ओपनली नहीं डिस्कस की जाएंगी, ताकि जो दूसरी साइड है उसको डिफेंसिव ना होना पड़े और वो फिर अग्रेसिव ना हो जाए। मगर आई थिंक बिहाइंड द सीन्स सबको बता दिया गया है। लेकिन आखिरी बार इस तरह के डिफेंस पैक्ट का पालन ब्रिटेन ने किया था जब 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया था, तो ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। ये बात 87 साल पुरानी हो चुकी है। मौजूदा दौर में इस डिफेंस डील के तीनों देशों के लिए बिल्कुल अलग अलग मायने हैं। सऊदी अरब को अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला के विकल्प की तलाश है, इसलिए वो नाटो स्टाइल में एग्रीमेंट साइन कर रहा है। पाकिस्तान को पैसे की दरकार है, तो वो अपने सबसे जरूरी एसेट यानी फौज को भाड़े पर उठाने को राजी है। तुर्की को डर है कि वो इजरायल के टारगेट पर है, और अगर इजरायल ने हमला किया तो नाटो देश साथ नहीं देंगे, इसलिए तुर्की नए डिफेंस पार्टनर बना रहा है। मुझे लगता है कि समझौते में शामिल तीनों देशों के अपने अपने मकसद और अपनी अलग सोच है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, लेकिन ताकतवर सेना है। सऊदी अरब के पास सैन्य ताकत नहीं है, पर पैसे के मामले में वो धनी है। विचारधारा का भी मसला सऊदी अरब के साथ है। जहां तक तुर्की की बात है, तो वो सिर्फ ईरान से संतुलन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, उसके साथ समझौते में शामिल होने की वजह यह भी है कि अगर आगे चलकर इजराइल उस पर हमला करता है तो वे नाटो देशों पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल के नेता अब खुलकर तुर्की पर हमले की बात कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल की नजर में तुर्की नया और बड़ा खतरा है। यानी तीनों ही देशों में इस डील के पीछे अपने मकसद हैं। पर एक बात पर सबकी राय एक है कि वो अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी पर भरोसा नहीं कर सकते। वैसे सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का ये करार ईरान युद्ध का साइड इफेक्ट है। मिडिल ईस्ट का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, रीजनल बैलेंस ऑफ पावर और देशों के बीच आपसी समीकरण सब बदल रहे हैं। अमेरिका और इजरायल के पावरफुल अटैक्स के बावजूद ईरान तन कर खड़ा है, और इससे सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान की इनसिक्योरिटी बढ़ गई है। नए नए डिफेंस पैक्ट करके प्रिंस सलमान अपनी इसी इनसिक्योरिटी को दूर कर रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम तूफानी बना हुआ है। हिमाचल, उत्तराखंड में बादल फटने और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हो रही है। पहाड़ दरकने से सैकड़ों सड़कें बंद हो गईं, तो मैदानी राज्यों में मानसून जमकर बरस रहा है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी और मंडला जिले में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, तो रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। गुवाहाटी में भारी बारिश के चलते सड़कों पर बोट चल रही है, तो नेपाल में हो रही भारी बारिश के चलते उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने से हाईवे बंद हो गया। ये अभी विजुअल देख रहे हो NH44 नेशनल हाईवे की जो है डिगडौल एरिया में जो है काफी बड़ी स्लाइड, बहुत, ये देखिए मड स्लाइड के साथ बड़े बड़े बोल्डर आने से भारी तबाही हो गई। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरकने से लोगों ने बमुश्किल बचाई जान। भारी बारिश के चलते पहाड़ी से पानी की अलग धार फूट पड़ी। मॉनसूनी तांडव से रेगिस्तानी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए।
पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और बाढ़ तबाही मचा रही। देश के 15 से ज्यादा राज्यों में मॉनसून का प्रहार जारी है। कश्मीर से लेकर केरल और राजस्थान से लेकर असम तक मॉनसूनी आफत से हाहाकार मची है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और मड स्लाइड से भारी तबाही हो रही है, तो राजस्थान से लेकर असम तक सैलाब लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। जैसलमेर में बादल इतना बरसा कि रेगिस्तानी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए, तो गुवाहाटी में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। कई रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया। पहाड़ से मलबे के साथ बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही हैं। धूल के गुबार के साथ बड़े बड़े बोल्डर हाईवे पर आ रहे हैं। जो है काफी बड़ी स्लाइड, बहुत, ये देखिए, डराने वाली ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भीषण लैंडस्लाइड हुआ, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है। खूनी नाला इलाके में सिहूता नेशनल हाईवे पर पनियाला नाला के पास पहाड़ दरकने से भारी मलबा सड़कों पर आ गया, जिससे हाईवे पूरी तरह से ठप हो गया। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण चंबा, भरमौर और चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे सहित जिले की कई मुख्य सड़कें बंद हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते कुल 153 सड़कें बंद हैं। मंडी जिले में सबसे ज्यादा 65 सड़कें बंद हैं, तो कुल्लू में 42 सड़कों पर गाड़ियों का ट्रैफिक ठप है। शिमला में 26, तो सिरमौर में 8 सड़कें बंद हैं। कांगड़ा में 5, तो चंबा में 4 और ऊना में 3 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने 10 और 11 अगस्त के साथ साथ 14 और 15 अगस्त के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 से 48 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। हिमाचल के साथ ही उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड लोगों के लिए आफत बन गई है। मड स्लाइड का यह मंजर जोशीमठ के किमाड़ा इलाके का है। सैलाब के साथ भारी मलबा आने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। पहाड़ी नाले से कीचड़ के साथ बड़े बड़े बोल्डर सरक रहे हैं। कुदरत के इस कहर से कई मकानों और गौशालाओं को नुकसान हुआ। खेत मलबे में दब गए। कई परिवारों के सामने सुरक्षित आशियाने का संकट खड़ा हो गया। अचानक आए इस मलबे ने ग्रामीणों के डर को और गहरा कर दिया है। लोग सहमे हुए हैं और गुजरते पल के साथ यही चिंता सता रही है कि अगला मलबा कहां से आएगा और किसे अपनी चपेट में लेगा। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। नीचे मौजूद लोगों में त्राहिमाम मच गया। बेहद खतरनाक लैंडस्लाइड के बीच लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। यह डरावना मंजर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का है। तिमली बड़मा सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी के नीचे सड़क पर काम हो रहा था, तभी अचानक पहाड़ दरकने लगा। देखते ही देखते पहाड़ का एक हिस्सा स्लाइड हो गया और एक बड़ी चट्टान जेसीबी से जा टकराई। इस बीच वहां मौजूद मजदूरों में भगदड़ मच गई। लोगों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। इस लैंडस्लाइड से केदार घाटी क्षेत्र के करीब 80 गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ सहित कई जिलों में लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड का करीब 72% हिस्सा लैंडस्लाइड को लेकर सेंसिटिव है। चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ सबसे ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में शामिल हैं। लगातार मलबा गिरने से राज्य की 120 से ज्यादा सड़कें और हाईवे बाधित हैं। बद्रीनाथ हाईवे और गंगोत्री हाईवे में भी लैंडस्लाइड होने से यातायात प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया है। ऐसे में पहाड़ी राज्य में बारिश से मुसीबतें बढ़ सकती हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और मड स्लाइड से भारी तबाही हो रही है, तो मैदानी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सैलाब तांडव दिखा रहा है। नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। सैलाब की चपेट में जो कुछ भी आ रहा है तिनके की तरह बहता जा रहा है। नदी किनारे बने कई घर बाढ़ में डूब गए हैं, यानी चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंडला जिले की हैं। मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे गंभीर हालात बन गए हैं। डिंडोरी में नर्मदा, खरमेर और चक्रार नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। नदी किनारे बसी बस्तियों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। डिंडोरी और बालाघाट जैसे ऊपरी जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश से मंडला और नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से नर्मदा किनारे के कई घाट और मंदिर पानी में डूब चुके हैं। खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को उफनते नदी नालों और पुल पुलियों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। पिछली रात से लगातार मंडला जिला एवं डिंडोरी जिले में बारिश हो रही है, तेज बारिश हुई है। इसके कारण से लगातार नदी का जल स्तर ऊपर उठ रहा है। 1 घंटे पहले हमने इसका मुआयना किया था तो छोटे पुल से पानी नीचे जा रहा था, लेकिन अभी पानी ऊपर चला गया। इसका मतलब नदी बाढ़ में है। इसको देखते हुए हमने कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे ज़िले में अलर्टनेस फैला दिया है। जो भी ऐसे नदी नाले हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हैं, उनकी सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे रोड पुल पुलिया जिनमें पानी ऊपर से आ गया है, उन रास्तों को बंद कराया जा रहा है। पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। साथ ही मंडला शहर में छोटा पुल है, इसके दोनों ओर बैरिकेटिंग लगा दिए गए हैं और साथ ही माहिष्मती घाट में और सहस्त्रधारा में हमने पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वो हमको समय समय पर सूचनाएं दे रहे हैं और जो भी लोग नदी के पास में आ रहे हैं देखने के लिए या नहाने के लिए, उनको सबको हम वहां से दूर कर रहे हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से डिंडोरी में जोगी टिकरिया और मां नर्मदा के मुख्य पुलों के ऊपर 5 से 7 फीट तक गहरा पानी बह रहा है, जिससे डिंडोरी का जबलपुर और शहडोल का सड़क संपर्क टूट गया है। मंडला में भी नर्मदा नदी पर बना छोटा रपटा पुल भी पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। पुलों के डूबने और मंडला डिंडोरी नेशनल हाईवे पर नदी का पानी ऊपर आने से गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। डिंडोरी में महज 9 से 10 घंटों के भीतर करीब 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जबकि मंडला जिले में 90 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। लगातार मंडला जिले में लगभग 15-16 घंटे से लगातार बारिश जारी हुई है और विगत लगभग 24 घंटे में यहाँ पर मंडला जिले में लगभग 3 इंच बारिश हो चुकी है, जिस कारण यहाँ पर जलभराव की स्थिति बन रही है। और आप ये देख रहे हैं मां नर्मदा का छोटा रपटा पुल डूबा हुआ है। ऊपर क्षेत्र जो आपका डिंडोरी और बालाघाट है, इन जिलों में बारिश अधिक होने के कारण डिंडोरी का पानी भी काफ़ी मात्रा में यहाँ आया है। उसका असर है कि आप ये छोटा रपटा इस समय डूबा हुआ है। तो वर्तमान में यहाँ पर हम लोग खुद यहाँ पर तैनात है। हमारी होमगार्ड की और SDF की टीम यहाँ तैनात है। किसी भी अनावश्यक लोगों को यहाँ आने जाने से रोका गया है और साथ ही आसपास के क्षेत्रों में, थाना क्षेत्रों में हमारी होमगार्ड और SDF की टीम बाकायदा इक्विपमेंट के साथ तैनात हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के दतिया, रीवा और सीधी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां अगले 24 घंटे में 100 मिलीमीटर तक पानी बरस सकता है। इसके अलावा पन्ना और सतना जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। सैलाब के तांडव का यह मंजर राजस्थान के जैसलमेर का है। मूसलाधार बारिश से ओला, कोठड़ी और कोरवा जैसे ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश के बाद ओला गांव और देवी कोट के पास गोगड़ी नदी पूरे वेग से बह रही है। पुल के ऊपर से सैलाब बह रहा है। कुछ जगहों पर बांध टूटने से खेतों और घरों में बाढ़ का पानी भर गया है। उत्तरी राजस्थान का हनुमानगढ़ इलाका आमतौर पर सूखा रहता है, लेकिन भारी बारिश से यह इलाका भी पानी पानी हो गया। हनुमानगढ़ जिले के भद्रा में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। वाटर लॉगिंग के बीच मोटरसाइकिल सवार गहरे पानी के गड्ढों से गुजर रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर में भी मूसलाधार बारिश से सड़कों पर भारी जलभराव हो गया। राजाखेड़ा, सरमथुरा और बाड़ी सहित कई निचले इलाकों और सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया। लोगों के घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। सड़कों और गलियों में पानी भरा हुआ है। राजाखेड़ा इलाके के इस मंदिर को देखिए, पूरा मंदिर परिसर सैलाब की चपेट में है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान के डीग जिले में सबसे ज्यादा 158 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि अलवर के थाना गाजी में 93 मिलीमीटर बारिश हुई। किशनगढ़ वास जिले में 70 मिलीमीटर मानसून बरसा। धौलपुर तहसील में 60 मिलीमीटर तो भीलवाड़ा के शाहपुरा में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, राजसमंद, सलूम्बर, उदयपुर, सीकर और झुंझुनू समेत कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। पूर्वी राजस्थान, खासकर जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के ज्यादा एक्टिव रहने के आसार हैं।
असम के गुवाहाटी में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। मूसलाधार बारिश से रुक्मिणी गांव में घुटनों तक पानी भर गया है। गांव की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। हालात यह है कि सड़कों पर बोट उतारने की नौबत आ गई है। लोगों के घरों में सैलाब घुस गया है। हालांकि पानी को निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई। मूसलाधार बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिससे कई गांवों का अस्तित्व संकट में आ गया है। भीषण बाढ़ से राज्य के 13 जिलों में करीब 1.5 लाख लोग अब भी प्रभावित हैं। बाढ़ से राज्य में अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है। ऊपरी असम के गोलाघाट, शिवसागर और जोरहाट जैसे जिले इस बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बाढ़ के पानी से राज्य में करीब 11,000 हेक्टेयर फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। यूपी के 3 शहर में 3 एनकाउंटर हुए। इस ट्रिपल एनकाउंटर की बात आज बुलंदशहर से लेकर लखनऊ तक हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने जो ऐलान मंच से किया, उसका एग्जाम्पल यूपी पुलिस ने मैदान से दे दिया। यूपी में रेपिस्ट मोनू को योगी की फोर्स ने मार गिराया। यूपी में हत्यारे हासिम का हाफ एनकाउंटर हो गया। यूपी में खूनी अभिषेक का गोली से इलाज हो गया। यूपी में जहां जहां अपराध हो रहा है, वहां वहां पुलिस अपराधियों का हिसाब कर रही है। और सबसे तगड़ा एक्शन उन अपराधियों पर हो रहा है जो महिलाओं और बच्चियों पर हाथ डालने का गुनाह कर रहे हैं। बुलंदशहर में पुलिस ने ऐसे ही एक अपराधी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बदमाश मोनू ने 1 अगस्त को एक बच्ची को किडनैप किया था। इसके बाद उससे दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या कर दी थी। इसी के बाद से पुलिस की कई टीमें मोनू को तलाश रही थीं। पुलिस ने मोनू के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। इसके बाद 8 अगस्त को आखिरकार पुलिस को मोनू की लोकेशन मिल गई, जिसके बाद गुलावटी थाना इलाके में स्वात टीम और पुलिस ने बदमाश मोनू और उसके एक साथी को घेर लिया। लेकिन आरोपी ने सरेंडर करने की बजाय पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस और स्वात टीम ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। काफी देर तक चली मुठभेड़ के बाद मोनू गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। हालांकि अस्पताल में इलाज के दौरान मोनू की मौत हो गई। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी जघन्य घटना कारित किया था और इस पर 50,000 का इनाम घोषित था और ये वांछित था। इसके विरुद्ध जनपद गौतम बुद्ध नगर में, जनपद बुलंदशहर में तथा जीआरपी बरेली एवं अलीगढ़ में कई अभियोग पंजीकृत हैं। घायल बदमाश को तत्काल सीएचसी पर लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर भेजा गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। मुठभेड़ में स्वात टीम के दारोगा समेत 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। गुलावठी और सिकंदराबाद थाना प्रभारियों की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी। पुलिस ने मौके से पिस्टल, 2 मैगजीन, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की है। यूपी में अपराध को लेकर नो टॉलरेंस की नीति है और महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर तो खुद सीएम योगी ये साफ संदेश दे चुके हैं कि बहन बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों का अगला ठिकाना या तो जेल होगी या फिर यमराज का घर। आज कोई बेटी के साथ छेड़खानी करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, व्यापारी को कोई धमकाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और सरकार ने पहले से तय कर रखा है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई। 2 ही जगह होगी, या जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। बुलंदशहर के साथ ही मुजफ्फरनगर पुलिस भी एक्शन मोड में है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना इलाके में दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले हाफिज का हिसाब हो गया है। मुजफ्फरनगर में शनिवार को तालिब नाम के व्यक्ति की उसकी पत्नी के प्रेमी हासिम ने
धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड का वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हासिम गली में पहले से धारदार हथियार लेकर इंतजार कर रहा था। जैसे ही वहां तालिब आया, हासिम ने उस पर हमला बोल दिया। इसके कुछ देर बाद दोनों के बीच हाथापाई होती रही, लेकिन फिर मौका मिलते ही हासिम ने तालिब को नाले में धकेल दिया और उसके ऊपर गणासे से वार करना शुरू कर दिया। हासिम के सिर पर इस कदर खून सवार था कि वो तालिब की मौत होने के बाद भी उसके सिर पर हथियार से ताबड़तोड़ वार करता रहा और फिर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही हत्यारे हासिम का ठिकाना ढूंढ निकाला। लोसाना रोड पर उसको पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई, लेकिन जब हासिम ने खुद को घिरता हुआ देखा तो उसने पुलिस पर गोली चलानी शुरू कर दी। लेकिन पुलिस ने भी फौरन उसकी फायरिंग का जवाब दिया और एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगने से हत्यारा हासिम घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि हासिम का मृतक तालिब की पत्नी मीना से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी के चलते उसने तालिब की हत्या की साजिश रची और मौका पाते ही उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या आरोपी हासिम के साथ मृतक की पत्नी मीना के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस वालों को अपने पास आता हुआ देखकर वो पास के गन्ने के खेत में छिप गया और पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षार्थ उसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको CSC बुढ़ाना भेज दिया गया है। आज उसको पुलिस हिरासत में लिया गया है। विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उसके पास से एक देसी तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। बुलंदशहर में बीती रात पुलिस ने 2 एनकाउंटर किए। पहले एनकाउंटर में रेपिस्ट मोनू को ढेर कर दिया, तो वहीं दूसरा एनकाउंटर हत्या के आरोपी अभिषेक और बुल्लू का हुआ। दरअसल पुलिस की टीम हत्या के आरोपी अभिषेक और रवि को लेकर हत्या की वारदात वाली जगह जा रही थी, ताकि वहां से उस चाकू को बरामद किया जा सके जिससे आरोपियों ने मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन रास्ते में ही दोनों आरोपियों ने वहां छिपाए तमंचे से पुलिस टीम पर हमला करके भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने फौरन जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में अभिषेक और रवि पैर में गोली लगने से घायल हो गए।